Hello viewers, hello spectators, hello cricket fans, good morning, namaskar, sat sri akal to all of you. I'm your host Mrityunjay Kumar Jha and you are watching Rain Commerce Sports. In this special episode of this Rain Commerce Sports, I will discuss about the tomorrow's match that will take place between India and New Zealand. This match will be played in Dubai International Stadium. There will be due factors for it is a night match, and this will be the 28th match of Super 12, and both the sides meaning India and New Zealand are under pressure, for both of them lost to their respective matches, first respective matches to Pakistan. India lost to Pakistan by 10 wickets and New Zealand lost to Pakistan by 5 wickets. So there will be a tough situation for both the sides. There will be interesting battle. There will be do or die situation for the sides. And to discuss the prospects of both the sides, I am joined by my fellow commentator, I am assisted by my fellow teammate Sandeep Kumar. Let us begin the show. बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका इस खास एपिसोड में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, आपका भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि आज जिस चर्चा पर हम लोग बैठे हैं, कल जो कि भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और ये बहुत ही अहम मुकाबला है ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि भारतीय टीम में तीन ही टीम मजबूत टीम है और तीन जो कि आप अफगानिस्तान का मैच देखे कल का, तो कितना बेहतर भारतीय टीम से भी बढ़िया खेल ली और 148 रन का मात्र लक्ष्य दी थी अफगानिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम फिर भी क्या संघर्ष किया, यदि शायद वो आसिफ अली छक्के नहीं लगाते उस ओवर में तो मैच को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बिल्कुल संदीप आपने सही कहा। आसिफ अली तो गजब के हीटर है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 6 छक्के शायद जड़े थे, 5-6 छक्के जड़े थे और उन्होंने 27 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और कल उन्होंने भी 25 रनों का योगदान दिया। और इससे समझ सकते हैं मृत्युंजय कि इस समय जो पाकिस्तानी टीम है वो बिल्कुल फ्रंट पर लीड कर रही है और यही नहीं दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। और गहराई कितनी है बल्लेबाजी में, ये समझने की बात है। डेफिनेटली संदीप, चलिए मैं थोड़ा सा पिच के बारे में बात कर लेते हैं। टोनी हेमिंग जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मुख्य पिच क्यूरेटर हैं और वो हमेशा जब भी कमेंटेटर्स जब भी एक्सपर्ट्स से बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है। और आपको याद होगा कि 2014 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ड्यू इतना ज्यादा बांग्लादेश के पीछे पर हुआ करती थी कि एंटी ड्यू जेम वहाँ पे लाया गया था, इंडिया से मंगवाया गया था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन हो रही थी प्लेयर्स के लिए। तो ड्यू फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है दुबई वाले मैच में? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ड्यू के फैक्टर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है, मायने रखता है, क्योंकि टॉस अहम यहाँ पर हो जाते हैं और टॉस जो जीतते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि आप मैच निकाल सकते हैं। गेंद सही से नहीं रख पाते हैं और यही देखिए पाकिस्तानी टीम कल भी पहले बल्लेबाजी नहीं की अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा मैटर है मृत्युंजय और गेंदबाजों के लिए खासकर बहुत परेशानियां लेकर आती है, खास करके गेंद बेहतर नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम कल भारतीय टीम टॉस जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा मजबूत कही जा सकती है कल के मैच में दावेदारी पेश करने के लिए, जीत के लिए खास करके। और साथ ही साथ मृत्युंजय एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि जो मतलब एक गहराई कही जाती है कि भारतीय टीम के अंदर बहुत गहराई है बल्लेबाजी की, और वही नहीं 5 गेंदबाज के साथ साथ छठे गेंदबाज की तलाश की जा रही है। तो जो ये परेशानियां हैं, और अब देखिए अगले आने वाले मैच भले ही कमजोर टीमों के साथ हो लेकिन अफगानिस्तान उलटफेर कर सकता है भारतीय टीम के साथ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मुकाबला होता है, विश्व कप खास करके इस पर मनोवैज्ञानिक दबाव अलग होता है, प्रेशर होते हैं अलग से। IPL और इसमें बहुत अंतर है। ये ICC है, बड़ा मंच है, दुनिया देखती है इसे, और IPL की तरह भी इसे ज्यादा अहमियत दिया जाता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो तलाश की जा रही है इसके बाद ये कहीं ना कहीं अगले जो 3 मैच होंगे उससे काफी बड़ा मैच है, क्योंकि ये मैच नहीं भारतीय टीम जीतती है और आने वाले मैचों में न्यूजीलैंड की टीम बेहतर कर जाती है, सभी मैच जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना मुश्किल हो सकता है मृत्युंजय। तो क्या कहेंगे छठे गेंदबाज और गहराई की बल्लेबाजी की जो बात की जाए? संदीप देखिए, क्रिकेट हमेशा मैं कहता हूँ कि अनिश्चितताओं का खेल है और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गेंदबाज को आप 5 गेंदबाज से भी मैच में उतर सकते हैं। बट अच्छा यही है कि सभी गेंदबाज जो आपके हैं वो आपके भरोसे पर खड़े उतरे हैं, वो सही दिशा, सही लंबाई और सही लेंथ पर गेंद डालेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। पहले के जमाने में आप देखिए संदीप, भारतीय टीम अमूमन 4 ही गेंदबाजों के साथ उतरती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया। मुख्यतः 4 गेंदबाज होते थे संदीप, अगर आप याद करें
2000 के आसपास के सिचुएशन को। 3 तेज गेंदबाज होते थे, एक मुख्य गेंदबाज होता, तो 5वें गेंदबाज से काम चला जाता था। कभी वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजी कर लेते थे, कभी सचिन तेंदुलकर को आजमा लिया जाता था, सौरभ गांगुली भी गेंदबाजी कर लिया करते थे। लेकिन अब क्रिकेट का फॉर्मेट बदला और जो हार्ड हिटर्स होते हैं वो किसी गेंदबाज को बकसते नहीं है। So it will be better for Indian side to play with the 5 main bowlers, not 6 main bowlers, क्योंकि जब आप 6 मुख्य गेंदबाज के साथ खेलेंगे तो फिर आपकी बैटिंग गहराई थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। और T20 क्रिकेट में आप जानते हैं कि जब विकेट्स गिरने लगते हैं तो ताश के पत्तों की तरह टीम बिखरती नजर आती है। तो इसीलिए 6 मुख्य बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर होना चाहिए बीच में, जो आपको मतलब बैलेंस करे टीम को, अच्छी गेंदबाजी भी कर ले, अच्छी बल्लेबाजी भी कर ले। भारतीय टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर्स की हमेशा कमी रही है, लेकिन फिलहाल मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि संदीप के शार्दुल ठाकुर को टीम में क्यों नहीं रखा गया। मैं टीम मैनेजमेंट से ये चाहूंगा कि शार्दुल को टीम में जरूर जगह दें इस मैच के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। मैं कहने वाला भी था कि शार्दुल ठाकुर ऐसा गेंदबाज है जो कि देखिए आईपीएल में मैं देख रहा था जब चेन्नई की टीम कोलकाता के खिलाफ पिछड़ रही थी तो बिल्कुल शार्दुल ने आकर वो विकेट निकाला था, और शार्दुल ठाकुर ने वो विकेट निकालते ही क्या मूवमेंट चेंज किया था चेन्नई की तरफ, मैच बिल्कुल डूब गई थी। संदीप, आपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात की। मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये भी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप में अब तक 2 मुकाबले हुए और दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को पराजित किया है। और यही नहीं, मृत्युंजय आपको मैं बता दूं कि 2003 के बाद आईसीसी के किसी भी इवेंट में न्यूजीलैंड टीम को नहीं हराई है भारतीय टीम। ये भी एक प्रेशर रहेगा। आप देख लीजिए, एक प्रेशर था कि पाकिस्तानी टीम 12 मुकाबले खेली थी आईसीसी इवेंट में, एक भी नहीं जीती थी वर्ल्ड कप में, लेकिन देखिए क्या उलटफेर हुआ, 13वें मुकाबले में हार कर इतिहास को बिल्कुल समाप्त कर दिया, उस इतिहास को नहीं बने रह दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को उसी चीज को याद करना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमें हराया है उसे ही जो लगातार एक सिलसिला बना हुआ है उसे तोड़ा जाए यहाँ पर और न्यूजीलैंड को पटकनी दी जाए। Definitely, Sandeep, but I would like to tell you that India must be very alert because the New Zealand side are a very, very authentic side. They have a lot of players who can change the face and facet of the match. If you take the bowling of New Zealand side, they have Trent Boult, they have Mitchell Santner, they have Chris Shorty, they have Tim Southee, the highest wicket taker in T20. He got 100 wickets in this particular T20 World Cup. So they have a lot of bowlers who can change the face of the match. Martin Guptill, one of the finest batsmen in T20 cricket. Kane Williamson, who can also bowl and bat both. So it is interesting. This will be a tough battle, do or die situation, and interesting battle too. So it is very difficult for the Indian side to come back. But both the sides are even level, means दोनों टीमें बराबर की दिखती है, तो कड़ा टक्कर होने वाला है। देखिए, 2 बात को तो ध्यान में रखना होगा भारतीय टीम को। पहली बात कि उनके जो कप्तान है केन विलियमसन, वो बिल्कुल धोनी से कम नहीं दिमाग उनके चलते हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, और उनका जो कप्तानी करने का जो शैली है वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब उनकी तुलना धोनी से की जाती है मृत्युंजय, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है अभी तक आईपीएल में मैंने जो देखा है, और या कहे तो न्यूजीलैंड के टीम के लिए जिस तरह से उन्होंने 50-50 ओवर के मुकाबले में वर्ल्ड कप में पहुंचाया था अपने टीम को। और उसके बाद एक बात और ध्यान में रखने होंगे कि उनके पास जो गेंदबाज हैं, खास करके तेज गेंदबाज, टीम सौदी और ट्रेंट बोल्ट। और ट्रेंट बोल्ट आपको पता है कि जो कि मुंबई की टीम से खेलती है, और मुंबई में खेलती है तो ईशान किशन को भी जानते हैं, रोहित शर्मा को भी जानते हैं, हार्दिक पांड्या को भी कहीं तो कहीं तो ये 3 ऐसे अहम बल्लेबाज हैं भारतीय टीम को जो कि उखाड़ कर फेंक सकता है ट्रेंट बोल्ट। उनकी कहीं ना कहीं कमियों को जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा, आसान नहीं है रहा। संदीप, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडियन प्रीमियर लीग अच्छा भी है तो बुरा भी है, क्योंकि एक दूसरे खिलाड़ियों की कमजोरियों को जानने समझने का मौका मिल जाता है। आप एक टीम से खेलते तो आपकी कमजोरियां सब समझते हैं। आपको ड्रेसिंग रूम जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो जब आपकी कमजोरियों से पर्दा उठ जाता है। जब आप किसी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, पर्दा तभी आप डाल सकते हैं जब दूर होते हैं। कहते हैं फेमिलियरिटी जो है आपकी नजदीकियां जो होती है किसी व्यक्ति से, वो आपकी कमजोरियों को भी उसके सामने जाकर परोस देता है। तो ये अच्छा मौका, ये आईपीएल ने बहुत जबरदस्त चीजें दी है। और यही चीज है संदीप, पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में नहीं खेले, अभी हाल फिलहाल आईपीएल खत्म हुआ है। और पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलते, कारण जो भी रहा हो, और यही कारण है कि पाकिस्तान की टीमों को समझना, और पाकिस्तान से ज्यादा टीम अभी क्रिकेट भी नहीं खेली है, तो इसी कारण से हो सकता है कि पाकिस्तान को इसका फायदा मिला हो।
हाँ क्या कहते हैं? हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट लीग भले ही होते हैं तो वहाँ पर उतने खिलाड़ी नहीं पहुँच पाते हैं जितने कि आईपीएल में खिलाड़ी आते हैं, सम्मिलित होते हैं और खेलते हैं। लेकिन संदीप पाकिस्तान जी लेकिन संदीप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का नतीजा एक भी है कि जो पीएसएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग जो होता है, वो ज्यादातर दुबई में ही खेले जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स दुबई की विकेट की प्रकृति को, दुबई की जो आबो हवा है उसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, क्यू फैक्टर से भली भांति परिचित हो गए। तो ये भी पाकिस्तान के अच्छे प्रदर्शन की एक मुख्य वजह है। फिलहाल पाकिस्तान की टीम अभी पिछले 5-6 साल से देखा जाए तो दुबई ही, यूएई ही उनका मतलब घरेलू मैदान बना रखा है। तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपने सही कहा मृत्युंजय, उसका फायदा बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान की टीम एक ऐसे संदेश दे रही है। अब देख लीजिए, जो कहा जाए तो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को हरा चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम को हरा चुकी है, अफगानिस्तान को। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप ए में जो टीमें हैं, मजबूत टीमें, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका की बात कर ली जाए, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बचकर रहना होगा। मृत्युंजय, चलते चलते मैं बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि जो कल के मैच हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच खेले, वहां पर एक भी विकेट नहीं ले पाए भारतीय टीम। क्या बदलाव होनी चाहिए? क्या गेंदबाजी लाइन में किस तरह का मतलब है, या गेंदबाजी में परिवर्तन देखना चाहते हैं? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को कहा जाता है कि वो शुरुआती ओवर में नए गेंद से विकेट दिलवाते हैं, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। कहीं ना कहीं दीपक चाहर जो दिलवाते थे वो कहीं ना कहीं खल रही होगी। मृत्युंजय, आप क्या कह सकते हैं? संदीप, इन T20 क्रिकेट यू मस्ट बी वेरी अटैकिंग। अगर आप स्लो पेस के साथ, अगर आप ज्यादा अपने स्विंग पे निर्भर रहते हैं तो पर मुश्किल होती है। कि ये T20 में ऐसा नहीं चलता। T20 में आप जितना अटैकिंग होंगे, जितना डॉट बॉल्स जल्दी से जल्दी निकालेंगे, आपको इसमें लंबे स्पेल नहीं करने की आप स्विंग के सहारे बल्लेबाज को परास्त करें। इंडियन सम अटैकिंग बॉलर्स। मुझे तो लगता है कि शार्दुल की टीम में वापसी होनी चाहिए, और प्रदर्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि ईशान को भी टीम में आना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही दो बदलाव अगर भारतीय टीम करेगी तो अच्छा होगा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में भी देखना है कि क्या बदलाव होता है। पिछले मुकाबले में जो टीम थी, मार्टिन गुप्टिल थे, डैरिल मिचेल थे, केन विलियमसन थे, कॉनवे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, टीम सेफर्ड थे, ग्लेन फिलिप्स थे, जिनमें नीशम थे, सेंटर थे, टीम साउदर्न बोल थे और इस थे। तो देखना है कि उसमें भी कोई बदलाव था, क्योंकि दोनों टीमों का ये दूसरा मुकाबला है और दोनों टीमों के लिए करो या मरो का। सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान टीम की आपने बात की, तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कल बढ़िया गेंदबाजी की। करीम जकात को छोड़ दें तो बाकी सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको रहमान की बात करें, मुस्फिर रहमान की बात करें, या फिर उनके जो गेंदबाज है राशिद खान, हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते। तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की बनिस्बत। हालांकि पाकिस्तान की टीम अंतिम समय में मुकाबले को जीत ले गई आसिफ की जोरदार बल्लेबाजी के द्वारा। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को आप कमतर नहीं आंक सकते। अगर आप उसे कमतर आंकते हैं तो फिर आप अपने लिए खतरे की घंटी खुद बजा रहे हैं। और कल के मैच की बात कर ली जाए मृत्युंजय, तो जिस तरह से भारतीय टीम के अंदर वार्म अप मैच में पहले और दूसरे मैच में जिस तरह से ओपनर ने काम किया था भारत टीम के लिए, वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान की तरह जल्दी विकेट नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि भारतीय टीम में सलामी जोड़ी पर काफी निर्भर करती है। क्योंकि जब उनके सलामी बल्लेबाज बेहतर नहीं करते हैं तो जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज हो बिल्कुल लड़खड़ाते जाते हैं। तो राहुल और रोहित को कल आर दोनों का नाम में आर है, आर की जोड़ी को बेहतर करना होगा कल। Sandeep, the Indian opening player must learn from Pakistan opening player, because Pakistan opening player starts the game very slowly, but after 5 or 6 overs they attack on the bowler. So there should be the strategy that you should open them in a very slow, not in a very slow manner, in a very simplistic manner, or in a very general manner, in a very natural manner, but later on you have to hammer and tongs using the speed of the ball, all the corners of the ground, hitting away the ball. एक चीज और मैं चर्चा करना चाहूंगा मृत्युंजय यहाँ पर, कि भारतीय टीम जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे तो शुरुआत में धीमी रफ्तार से गेंदबाजी शुरू की, जैसा कि कमेंटेटर वहां पर उपस्थित थे बोल रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तानी I've already pointed towards this कि इसमें आप स्विंग के सारे आपको थोड़ा अटैकिंग होना होगा। यू मस्ट बी अटैकिंग। जिस तरह से आपने चर्चा किया कि बल्लेबाजों को अटैकिंग करना चाहिए शुरुआत से ही, जिस तरह से पाकिस्तानी के बल्लेबाजों ने अटैकिंग किया, थोड़ा सा भी नर्मता वहां नहीं दिखाई,
तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी आप अपने पेस में अटैक लाइए, मतलब रफ्तार लाइए कि जिससे कि सामने वाले बल्लेबाज आपके अटैकिंग से और रफ्तार से मात खाए और थोड़े बैकफुट पर चले जाए, मजबूर हो जाए अपने सांस को खेलने के लिए। Sandeep, a strategy should be in the beginnings of the innings. The bowler's strategy should be going for the wicket, not for stopping the run rate. बिल्कुल बिल्कुल। In T20 cricket, if you go for wickets, that will build a lot of pressure on your opposing side. But if you go for a stopping run, you will not able to stop the run because only one over can change the face of the match. So in a state of focusing on your economy, you must go for wickets. If you get earlier wickets, if you get earlier 3 or 4 wickets, then the middle order batsmen automatically get under pressure. So that's why I suggest all the bowlers who are playing in T20 cricket that you must go for wickets. भारतीय टीम को एक चीज और ध्यान में रखना होगा मृत्युंजय कि जब आप शुरुआती 2 से 3 ओवर में यदि आपको विकेट नहीं मिलते हैं तो आप सीधे दिमाग में सेट कर ले कि रन ही नहीं बनाने दें। यदि आप रन नहीं बनाने देंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बौखलाहट पैदा होगा रन बनाने के लिए, उनके ऊपर करंट रन रेट जो है उसका रिक्वायर्ड रन रेट प्रेशर बनाता चला जाएगा, तो फिर विकेट मिलने का चांस और जो उम्मीदें होते हैं वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इन सारे चीजों को, और खास करके पहले मैच में जिस तरह से विराट कोहली का दिमाग चल रहा था और वहां पर न्यूज में जैसा आया कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा भी वहां पर लगातार मैदान में संदेश भेजे जा रहे थे, तो क्या 2 के बीच में जो चलती है अंदर बाहर, ये इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर होती है? संदीप, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the connection or synchronization, and in chemistry you say equilibrium, chemical equilibrium, but it is a sports equilibrium. So a sports equilibrium is very important in every sport, whether it be badminton, whether it be hockey, whether it be, because cricket is a team game, and in every team game there must be a lot of a sports equilibrium, or call it a sports spirit in a true manner. So a sports spirit is very important. And a sports spirit implies the player who performs very well must be included in the side. They must not be excluded from the side. Suppose if a general player, if he is not a good batsman, considered in the eyes of the spectators or considered in the eyes of the team management, but if he is performing very well, he must be included in the side because performance matters in the cricket, not the big name. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम लोग ये सब जब हम लोग कमेंट्री करते हैं मैदान में खिलाड़ियों के सामने तो कहते भी है कि आप अपने नाम से नहीं जाने जाते, आप अपने कारनामे से जाने जाते हैं। तो वही ना कहा मृत्युंजय कि भारतीय टीम पाकिस्तान टीम के पहले कितनी वाहवाही की जा रही थी कि भारतीय टीम के सामने पाकिस्तानी टीम टिक नहीं पाएगी, ऐसे है वैसे। लेकिन नाम जो होते हैं वो सिर्फ कागज पे बड़े दिखते हैं। सही बात है। लेकिन प्रदर्शन जो होती है वो सच में बड़ा दिखती है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, ये उदाहरण के तौर पर, जैसे सचिन तेंदुलकर ने 10 मैचों में खराब प्रदर्शन किया, फिर भी अगर आप उसको 11वें मैच में खिलाएंगे तो दिस इज रॉन्ग हैबिट, दिस इज अगेंस्ट द स्पोर्ट्स स्पिरिट। जी बिल्कुल। टीम में उसी खिलाड़ी को होना चाहिए कि प्रदर्शन बढ़िया करे। तो देखा जाए मृत्युंजय ऑल ओवर यहाँ पर भारतीय टीम के, तो कल क्या मतलब योजना होनी चाहिए, किस तरह की मतलब वहाँ पर सेटलमेंट, यदि ड्यू फैक्टर की बात आ रही है तो टॉस टीम यदि जीतती है तब तो ठीक है, सारा कुछ वो सही हो जाएगा कि पहले गेंदबाजी कर लेगी भारतीय टीम, लेकिन टॉस हारती है तो फिर क्या इस तरह के जो मामले संदीप, द डिफिकल्टी विद इंडिया टीम इज दैट, भारतीय टीम के साथ समस्या कि अगर आप पहले गेंदबाजी भी कर लेंगे जी और अगर विपक्षी टीम 180 के आसपास का आंकड़ा खड़ा कर लेगी और आपने अगर शुरुआत में 2-3 विकेट खो दिए तो फिर आपके लिए क्या संकट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम को पूरे बैलेंस्ड वे में, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ भारतीय टीम को 1 सप्ताह का लगभग मौका भी मिला, बिल्कुल बहुत बड़ी समय मिली है। और भारतीय टीम के पास अब क्या कहें, महेंद्र सिंह धोनी जैसे मेंटोर हैं, रवि शास्त्री हैं, विराट कोहली खुद इतने अनुभवी हैं, रोहित शर्मा है, तो इससे बड़ा स्ट्रेटेजी बनाने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। एक बढ़िया ब्लूप्रिंट तैयार करे कि हमको करना क्या है, किस वे में छोटे छोटे प्लान जब बनाते, बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान बनाने, तो इंडिया शुड डू दैट। और धोनी को इसीलिए जोड़ा गया था मेंटर के रूप में, आखिर में जाकर ये जोड़ा गया था जब आईपीएल खत्म हुए थे, उसके बाद लगभग अंतिम सत्र में थे आईपीएल और बिल्कुल कुछ दिन ही बचे थे, तो इसलिए जोड़ा गया था मृत्युंजय कि वो प्रेशर को जानते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जा सकता है।
वो उस तरह के माहौल में, उस तरह के परिस्थितियों में और मैच को भारतीय टीम को जिताए हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बनाया गया था। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सोच समझकर एक अच्छा फैसला लेना होगा और कल के मैच में बदलाव लेकर कहीं ना कहीं सभी को बिल्कुल आते हैं और नजरें रहेगी टिकी हुई कि क्या शार्दुल खेलते हैं या ईशान खेलते हैं। भारतीय टीम को सतर्क इसलिए भी रहना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी अपना पहला मैच आ रहा है पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास भी ये करो या मरो का मुकाबला है, वो भी नहीं, वो किसी भी तरीके से थोड़ी भी गफलत नहीं करना चाहेंगे। तो भारतीय टीम को बिल्कुल उसी तरीके से, सामने वाली टीम भी बहुत आक्रामक है, न्यूजीलैंड के पास ऐसे नहीं कि बहुत हल्की टीम है, आप उसको कहीं भी पटक नहीं दे, वो नामीबिया जैसी टीम नहीं है। हालांकि क्रिकेट में कोई टीम छोटी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कागज पर टीमें छोटी दिखती है। हाँ बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टीम से आपको सतर्क रहना होगा। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी काफी लंबा अनुभव है यूए में खेलने का, क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स खेलते हैं, आईपीएल में खेलते हैं, तो इससे काफी उनको भी फायदा मिला होगा। और केन विलियमसन टीम के कप्तान है, तो उनको आप हल्के में लेंगे तो फिर मुशक्कत है। संदीप, जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे तो कितना स्कोर आप देखते हैं? यदि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है और ठीक ठाक बेहतर शुरुआत दे देते हैं राहुल और रोहित, तो बिल्कुल भारतीय टीम को कल 175 सुपर बनाने ही होंगे। तो हमें उम्मीद है कि 160 से ऊपर जाना चाहिए, स्कोर 160 से ऊपर, तभी कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल। दैट विल बी अ फाइटिंग टोटल। बिल्कुल 175 मैं कह रहा हूँ कि 175-80 स्कोर बनेगा, लेकिन 160 से ऊपर होने चाहिए। मैं मुझे सब भारतीय टीम कहीं ना कहीं की प्लेयर्स टुमारो, कौन बढ़िया प्लेयर भारतीय टीम की तरफ से खेलेंगे, कल का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा? कल की बात मैं कर लूं तो रोहित शर्मा बेहतर कल खेलने से हुए नजर आएंगे आपको, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। जिस तरह से उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो बहुत ही ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं। प्यारे दर्शकों, हम दोनों कोई बेट नहीं लगा रहे, बेटिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। हम लोग सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, अपने अनुमान लगा रहे हैं कि कौन प्लेयर्स बढ़िया खेलेंगे। लेकिन मुझे लगता है संदीप कल ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की तरफ से काफी आक्रामक गेंदबाजी करेंगे। हाँ, उनको तो मैं शुरुआत में इस परिचर्चा में मैंने चर्चा कर ली कि ट्रेंट बोल्ट के पास तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो यदि ईशान किशन कल खेल लेते हैं तो 3 ऐसे बल्लेबाज होंगे जो कि ट्रेंट बोल्ट के इर्द गिर्द हमेशा अभ्यास करते नजर आते हैं। संदीप, ऐसा लग रहा है कि आप मार्टिन गुप्टिल को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, आप इतने बेहतरीन बल्लेबाज को। नहीं, मार्टिन गुप्टिल को नेग्लेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्टिन गुप्टिल को, हमें न्यूज थोड़ा पता नहीं है, लेकिन मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े से अंगूठे में चोट आई थी, तो चोट आने के कारण कहीं न कहीं ये बाहर भी हो सकते हैं। अभी तक पूरी तरह से क्लियर आया नहीं है उनका अपडेट फिटनेस का, तो थोड़ा बहुत भारतीय टीम को, यदि मार्टिन टीम नहीं खेलते तब तो और बेहतर होगा भारतीय टीम। न्यूजीलैंड टीम को एक मुश्किल हुई कि लॉकी फर्गुसन टीम में नहीं, उन्हें भी चोट के कारण शायद वापस जाना पड़ा है, तो ये भी टीम के लिए थोड़ी सी गई मशक्कत। हाँ बिल्कुल, कमजोरी थोड़ी सी बन सकती है न्यूजीलैंड टीम के लिए। तो ये सारी बातें हैं दोनों टीम के लिए, लेकिन ओवरऑल मृत्युंजय अब यहाँ पर हम लोग लंबे बातचीत कर चुके हैं, तो चलते चलते बस मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों टीमों के लिए मैच करो मरो है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए जो भी मैच जीतेगा यहाँ पर वो आगे बढ़ेगा। क्रिकेट फैंस को चाहिए क्या? बस शानदार क्रिकेट देखने को मिले। देयर मस्ट बी इंटरेस्टिंग मैच ऑफ बैट एंड बॉल, लेट अस सी दैट। मृत्युंजय समय वसूल पैसा वसूल मैच हो, जीते कोई हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन मैच बढ़िया होना चाहिए, दर्शकों को आनंद आनी चाहिए। हॉट स्टार के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको शायद अच्छा मैच देखने को मिले, यही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, और देखते हैं कल मैच के बाद भी हम होंगे, अगर वक्त मिलेगा तो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, थैंक यू।